प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज बीए पार्ट तृतीय के आधुनिक काव्य में कवि परिचय श्रृंखला में अगला भाग मैथिली शरण गुप्त के परिचय के बारे में हम बातचीत करेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में भी अवश्य पढ़ा ही होगा कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के द्विवेदी काल के एक प्रकार से महत्वपूर्ण और सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1986 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं मूलतः द्विवेदी काल के जो पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित रचनाएं हैं, उनमें श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्रदान की थी। उसका कारण यह था कि गुप्त जी की रचनाएं तत्कालीन राष्ट्र में देश के प्रति अभिमान, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और मातृभूमि की वंदना, इस प्रकार की विशेषताओं के कारण उनको राष्ट्र कवि कहा गया और एक प्रकार से भारत भारती जो उनकी प्रमुख रचना थी, उससे वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके द्वारा उस समय संपादित पत्रिका सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त ने लेखन आरंभ किया और उनकी सर्वप्रथम जो पुस्तक थी उसका नाम था रंग में भंग। 1910 में प्रकाशित ये रचना उनकी प्रथम काव्य रचना मानी जाती है और 1912 में उनकी भारत भारती रचना प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको हमने पिछले भाग में पढ़ा था, द्विवेदी काल के ये ऐसे प्रमुख कवि हैं जिन पर भारतेंदु काल के आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई कविता का प्रभाव भी था और इनके बाद आने वाले छायावादी काव्य रचना का भी इन पर प्रभाव पड़ा। इस दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं पर हम बात करें तो प्रमुख रूप से उन्होंने प्रबंध काव्य और प्रबंध में भी महाकाव्य और खंड काव्य दोनों प्रकार की रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हमें मिलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य के जब हम भेद करते हैं, काव्य के प्रकारों पर बात करते हैं, तो मूलतः काव्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध के भी 2 भाग, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। जिस काव्य में किसी महापुरुष, किसी स्थान विशेष, किसी कालखंड विशेष के समग्र जीवन पर केंद्रित रचना हो तो वह महाकाव्य कहलाता है। जैसे रामचरितमानस, जैसे महाभारत। ऐसे ही रामकथा पर केंद्रित रामचरितमानस के बाद भारतीय जनमानस में और विशेष रूप से हिंदी समाज में सबसे प्रतिष्ठित जो महाकाव्य गिना जाता है, वह मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत को ही माना जाता है। साकेत का प्रकाशन 1932 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की जो ख्याति भारत भारती से बढ़ी, वह 1912 में प्रकाशित हुआ। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो हम 1912 बताएंगे। साकेत जो गुप्त जी की प्रसिद्ध महाकाव्य रचना है, उसका प्रकाशन वर्ष 1932 है।
कुछ खंड काव्य इनके बड़े प्रसिद्ध हुए, जैसे यशोधरा है, द्वापर है, विष्णुप्रिया है, इन जय भारत है। खंड काव्य से आशय ये हुआ कि किसी महापुरुष या किसी कालखंड विशेष या किसी स्थान विशेष में किसी एक घटना को लेकर के, किसी एक पात्र विशेष को लेकर के जब कोई काव्य रचना की जाती है तो वो खंड काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त के लगभग 19-20 खंड काव्य हमें उपलब्ध होते हैं। गुप्त जी निरंतर लिखते रहे और भरत भारती ने जब सबका ध्यान आकृष्ट किया तो मैथिली शरण गुप्त को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रोत्साहित किया और अपनी पत्रिका सरस्वती में इनकी रचनाओं को प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण स्थान इनको दिया। अगर मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य रचनाओं की हम बात करें तो उनमें भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं जिनको हम काव्य के रूप में पढ़ते हैं। कोई लगभग 5 नाटक भी इनके प्रकाशित हुए जिनमें तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनध प्रमुख हैं। यद्यपि इनके काल से थोड़ा सा आगे, बल्कि इनके लगभग समकालीन जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटकों में बड़ा काम किया और उनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचना कामायनी है उसका रचना काल भी मैथिली शरण गुप्त के समकालीन ही है। तो जब हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य रूपों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि साकेत जैसे महाकाव्य को लिखकर उन्होंने महाकाव्य के जितने भी गुण होते हैं, वो चाहे काव्यगत विशेषताओं के हों चाहे वो शिल्पगत विशेषताओं के हों। काव्यगत से आशय है संवेदना पक्ष के या भाव पक्ष के जो गुण हैं। आप जब भी किसी काव्यखंड की व्याख्या करने लगें तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी भी, वो चाहे गद्य की रचना हो या पद्य की रचना हो, व्याख्या करते समय एक भाव पक्ष होता है, दूसरा कला पक्ष। जब हम किसी रचनाकार या किसी कालखंड की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं तो उन प्रवृत्तियों या काव्यगत विशेषताओं को भी भाव पक्ष और कला पक्ष में ही विभाजित करते हैं। जब हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे तो हम उन प्रवृत्तियों को भी क्रमशः यानी क्रम से इन्हीं भागों में, इसी क्रम में हम उनका अध्ययन करते हैं। पहले मैथिली शरण गुप्त के काव्य की जो भावपक्ष की प्रवृत्तियां हैं अर्थात जो संवेदनागत प्रवृत्तियां हैं, और उसके बाद उनके शिल्प की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का हम वर्णन करते हैं। मूलतः गुप्त जी का काव्य जो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता है उस प्राचीनता के प्रति एक गौरव का भाव, एक पूज्य भाव तो है ही, साथ में जो नए विचार, जो नया सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है उसके प्रति भी मैथिली शरण गुप्त में तीव्र उत्साह दिखाई दिया है। इसको हम समझ सकते हैं कि यशोधरा में जो विषय है वो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से पहले और जब महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के बाद वापस लौटते हैं, यानी राजकुमार सिद्धार्थ जाते समय और लौटकर आते समय निर्वाण प्राप्त महात्मा बुद्ध, तो उस समय यशोधरा की जो मन की भावनाएं हैं वो आज के वर्तमान स्त्री विमर्श से संबंधित बातों को मैथिली शरण गुप्त उस समय लिखते हैं अपने काव्य में। एक और बहुत ही रेखांकित करने वाली बात है जिसे ध्यान देना होगा कि साकेत में यानी राम कथा में अनेक ऐसे स्त्री पात्र हैं जिनकी
अब से पहले की राम कथाओं में उपेक्षा हुई। जैसे उर्मिला हैं, मांडवी हैं, कैकेयी हैं, हिडिंबा हैं, ऐसे अनेक स्त्री पात्र हैं जिनको या तो केवल त्याग के रूप में परिभाषित किया या उनको बहुत छोटा आंका गया। वे महत्वहीन नारी पात्र इन कथाओं में दिखाई पड़ती हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में अष्टम सर्ग, नवम सर्ग, ये जो सर्ग हैं ये महाकाव्य के अध्याय हैं, खंड हैं, इन्हीं सर्ग कहा जाता है। महाकाव्य के जब विशेषणों पर हम बात करते हैं तो एक विशेषता यह होती है कि महाकाव्य को सर्गबद्ध होना चाहिए, अर्थात वो विभिन्न खंडों में, अध्यायों में, या जैसे रामचरितमानस में वो कांड के नाम से हैं, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, ये विभिन्न जो अध्याय हैं ये अध्याय ही सर्ग कहलाते हैं। तो इन सब रचनाओं के आधार पर यदि मैथिली शरण गुप्त को हम समग्रता में समझना चाहते हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की जो विशेषताएं हैं वो उनका सारा काव्य भारतीय जीवन को समग्रता में समझने का काव्य है। और ये जो भारतीय जीवन की समग्रता है, ये समग्रता मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना से आरंभ होकर देशाभिमान का अर्थ है कि भारत हमारी भूमि है और हमें भारत भूमि की रक्षा और भारत भूमि के गौरव के लिए अपने को एक समर्पित नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हमारी भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति है, उस प्राचीनतम संस्कृति का जो पौराणिक आख्यानों में वर्णन है, उस आख्यानिक वर्णन को मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्यों में, अपने ग्रंथों में, अपनी काव्य कृतियों में चित्रित किया है। और केवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति का ही चित्रण अपने काव्य संग्रहों में किया है, बल्कि जो समकालीन नए नए परिवर्तन समाज में और संस्कृति में देखने को मिलते हैं, उन परिवर्तनों के प्रति भी मैथिली शरण गुप्त बड़ा ही उत्कट उत्साह दिखाते हैं। इस नाते हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हमारी प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिकता के एक प्रकार से संगम को प्रोत्साहित करते रहे हैं। द्विवेदी युग में जो एक प्रकार से आदर्शवादी जो नैतिकता का प्रचार हुआ, उस आदर्शवादी नैतिकता को भी मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में पूरा स्थान दिया। पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या इस रूप में हुई कि जो स्त्री पात्र हैं उनके कमज़ोर नहीं होने और उनके सशक्त होने की बात उन्होंने रखी। जो महाकाव्य के रूप हैं, खंड जो काव्य रूप हैं, उन काव्य रूपों का वर्णन मैंने आपके सामने रखा कि इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे और लगभग 18-19 खंड काव्य इन्होंने लिखे और कुछ मुक्तक हिंदी कविताएं भी इन्होंने, इनके जो मुक्तक पर केंद्रित जो काव्य रचनाएं हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ तक खड़ी बोली के शुद्ध रूप के स्वरूप का विकास करने की बात है तो मैथिली शरण गुप्त का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वे खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वो साकेत हो, चाहे वो यशोधरा हो, द्वापर हो, जय भारत हो या भारत भारती हो, उन्होंने जो भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी युग में खड़ी बोली का एक विकसित और शुद्ध प्रांजल रूप हमें देखने को मिलता था, उस रूप को इन्होंने अपनी कविताओं में प्रमुखता से स्थान दिया। गुप्त जी के काव्य की एक और प्रमुख प्रवृत्ति है, एक और विशेषता है गीतात्मकता। गीतात्मकता से आशय है कि जो कविता गीत के रूप में गेय हो, जिसमें गेयता का गुण हो, अर्थात गाए जाने का गुण हो, जो कविता गाई जा सके उसे प्रगीत कहते हैं। और मैथिली शरण गुप्त की अनेक रचनाएं प्रगीतात्मक हैं, जिनको गाया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कविता में
बाहरी गेयता नहीं होती, लेकिन उसमें आंतरिक संगीत होता है। यदि आंतरिक संगीत होगा तब भी वह गीतात्मकता से ओतप्रोत रचना ही कहलाएगी। और जो एक शिल्प से संबंधित एक विशिष्टता मैथिली शरण गुप्त की के काव्य में है, वो है लाक्षणिकता तथा उक्ति वैचित्र्य। ये बहुत सारे प्रतीकों से, उपमानों से, बड़े ही विचित्रता के साथ कथनों को कह करके और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है वो बहुत ही सरस और मार्मिक बन पड़ी है। हमारे पाठ्यक्रम में गुप्त जी के दो संग्रहों से ली हुई रचनाएं हैं, अंश हैं। एक साकेत का कुछ अंश है और दूसरा यशोधरा का कुछ अंश है। तो आगे की कक्षाओं में हम इन पद्यांशों की व्याख्या करेंगे, इनमें छिपे हुए भावार्थ पर बात करेंगे और इन काव्यांशों में जो भी काव्यगत विशेषताएं हैं उन काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।